हाय फेफ्लर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा एक महान इंसान हैं जो कि मेरे हर एक वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स करते जा रही हैं, तो उन्हें मैं बता दूँ। पहली बात तो आपको ज़रूरत नहीं है मेरे किसी भी पोस्ट में आने की, मेरे किसी भी वीडियो में आने की। और आज तो उन्होंने कमेंट करने का जो टॉपिक चूज़ किया था वो किया था, मैं जो लास्ट में सिचुएशन से रिलेटेड सॉन्ग गाती हूँ उसको लेके मैं भी आप लोगों के ही मन की करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर मुझे कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई सिचुएशन से रिलेटेड कोई सॉन्ग मुझे याद आ रहा है तो क्या मैं उसको गाऊँ या ना गाऊँ। क्या आप लोग को ये इस तरीके का वे पसंद है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आज के लिए मैं गाना ज़रूर गाऊँगी। तो चलिए आगे मूव करते हैं और समथिंग विथ यू के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी एक चर्च में बैठा हुआ था, जहाँ पे वो बैठ के बस ये सोच रहा था कि भगवान जी, क्या मैंने इतना बड़ा कुछ मांग लिया था जो कि आप मुझे दे नहीं पा रहे हो, या फिर आप मेरा और भी बड़ा टेस्ट लेना चाहते हो, या फिर विंग का मेरी लाइफ में आना सिर्फ एक कुछ पलों की खुशी थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। क्या सच में वो किसी और को अपनी लाइफ में लेके आने वाला है। बहुत टाइम वहाँ पे गुजार लेने के बाद फाइनली लानवांग जी जब अपने रिस्ट वॉच को देखता है तो उससे पता चलता है कि ऑलमोस्ट 10:30 बज चुका है और अभी तक तो उन लोगों की शादी हो भी चुकी होगी। यहाँ पे लानवांग जी अब अपने आप को कम्प्लीटली ब्रोकन महसूस भी कर रहा था, लेकिन हाँ, उसको एक और चीज़ पता थी कि यहाँ पे उसको समेटने के लिए, उसको सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए उसको अपनी पुरानी वही लाइफ में लौटना होगा जहाँ से वो आया था। हाँ, वो वापस से न्यूजीलैंड तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, वो अपने यही जो चाइना में उसका घर है वहाँ पे जाके अपनी एक सेपरेट लाइफ और अपनी एक अकेलेपन वाली जो लाइफ है उसको स्टार्ट करना चाहता है। इसलिए उसने अपने कदमों को अपने सामान के साथ, जो कि उसने अपने बैग को अपने बैग में टाका हुआ था, उसे लेके वो चर्च से बाहर आ चुका था और अपने एक नई डेस्टिनेशन की तरफ उसने अपने कदमों को बढ़ा दिया था। ये दिन आज का जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा था, लेकिन हाँ, अब ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी, लेकिन लानवांग जी अभी भी अपने घर नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसके कदम उस घर में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। क्योंकि वहाँ पे जाके उसे महसूस होता तो बस अकेलापन और कहीं ना कहीं विंग की यादें, क्योंकि अकेले में बैठ के इंसान कभी ना कभी उन चीज़ों को ही याद करते रहता है जिन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। भले ही वो हमें खुशी दे या तकलीफ़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लानवांग जी ने अपने कदमों को फिर से अपनी जो डेस्टिनेशन थी उसको चेंज करते हुए उस तरफ बढ़ा लिया जहाँ पे वो चाइना आने के बाद सबसे पहले गया था, यानी कि दाफान वैली पे। यहाँ पे इवनिंग के 7 बजे हुए थे और ऑलमोस्ट हल्का हल्का सा अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन इस वक्त भी लानवांग जी उसी दाफान वैली की उसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे वो विंग को पहली बार मिला था, पहली बार जहाँ पे उसने विंग का हाथ थामा था, पहली बार जहाँ पे विंग ने और उसने एक दूसरे से एक आई कांटेक्ट शेयर किया था। वहाँ पे बैठने के बाद वो बहुत सारी इमोशंस थी जिन्हें वो फील कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें वो याद कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा था कि आज के बाद इन यादों में उसका कोई भी राइट्स नहीं है, किसी भी तरीके का अधिकार अब विंग के ऊपर उसका नहीं है, क्योंकि अभी तक इवनिंग हो चुकी है और विंग और वांग लिंगजाओ अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट भी कर चुके होंगे। यहाँ पे लानवांग जी अपने ही धुनों में खोया हुआ था, अपने थॉट वर्ड में इस तरीके से खोया हुआ था कि उसे ये तक नहीं पता चला कि ऑलमोस्ट नाइट होने को आई है, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। पता नहीं क्यों आज ये अंधेरा भी उसे कुछ अलग ही महसूस करा रहा था। ये जगह उसे आज भी बिल्कुल वैसे ही खुशी महसूस करा रही थी जैसे कि वो तब महसूस कर पाया था जब उसने पहली बार विंग को यहाँ पे देखा था। और कहीं ना कहीं वो उसे एक और चीज़ याद आ रही थी जो कि चर्च से बाहर निकलते हुए चर्च के प्रीस्ट ने उसे बोला था। हाँ, चर्च के प्रीस्ट ने जब लानवांग जी को चर्च से बाहर जाते हुए देखा था तो उससे बस एक ही सेंटेंस बोला था, या तो आज तुम्हारी जान जाएगी या फिर आज तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मिल जाएगी। लानवांग जी ने इस सेंटेंस का मीनिंग तो जानना चाहा, लेकिन प्रीस्ट ने इसके बाद से एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और वहाँ से लानवांग जी को बाहर के लिए जाने के लिए इशारा कर दिया था। और लानवांग जी इस वक्त दाफान वैली में बैठे हुए उस सेंटेंस को बार बार याद कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे
सच में उसमें कुछ पॉजिटिव वे नज़र आ रहा था। हालांकि इसे गौर से देखा जाए तो एक नेगेटिव वे भी यहाँ पे था, लेकिन फिर भी लान वांगजी को एक पॉजिटिव साइन ही यहाँ पे मिल रहा था। लान वांगजी ने यहाँ पे बैठे बैठे अपने लगभग 4 से 5 घंटे निकाल लिए थे, तो ऑफकोर्स सी बात थी अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, ये उसने सोच लिया था। और अपने रिस्ट वॉच को देखा तो ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे और पूरी जगह पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। अब तो उसे थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच था और यहाँ पे अब कोई भी नामो निशान नहीं था लोगों का। यहाँ पे दिन के टाइम पे तो कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए आ जाते थे कभी कभार इस दाफान वैली पे, जो कि टेम्पल हुआ करता था। अब उसकी ज़्यादा कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे विजिट करने आ जाया करते थे। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे इंसान के नाम पे एक मच्छर भी घूम नहीं रहा था। इसलिए लान वांगजी ने जब अपने अराउंड ऑफ देखा तो उसको बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था। इसलिए साइड पे रखे हुए उसने बैग को फिर से अपने पेट में टांग लिया और अपने कदमों को वापस जाने के लिए तैयार कर ही रहा था कि उसका पैर फिसल चुका था और वो अपना बैलेंस खो चुका था और कहीं ना कहीं महसूस कर चुका था कि शायद अब वो बचने वाला तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब वो बैठा था तो उसकी नज़र पहले ही नीचे थी और अगर यहाँ से कोई फिसल गया तो यहाँ से बचने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर से पहले कोई बचा था। भले ही इस वक्त लान वांगजी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बचाने की कोशिश में कुछ पकड़ा तो ज़रूर था। लेकिन वो क्या था, वो उसे तब महसूस हुआ जब उसने हल्के से अपनी सांस को अंदर लिया और उसके बाद उसको उसी रफ्तार के साथ बाहर छोड़ा। और तब जाके उसने देखा कि आखिरकार उसने किस चीज़ को पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा उसे देखने को मिला था, आय हाय, बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, यहाँ पे जिस चीज़ को उसने पकड़ा था वो कोई और नहीं, एक इंसान का हाथ था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग हाथ था, जो कि उसके पूरे के पूरे वेट को अच्छे से कैरी कर सकता है और साथ ही साथ उसको ऊपर भी खींच सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे लान वांगजी सबसे ज़्यादा खुश इस बात से था कि उसने जिस इंसान को अपने सामने देखा था उसी इंसान को हमेशा से अपने सामने देखना चाहता था। लेकिन लान वांगजी जैसे ही महसूस करता है कि वो अभी भी हवा में ही लटक रहा है, तो उसने अपने एक हाथ को अपने बेली पे जाके ले जा लिया ताकि वो अपनी बेली को बचा सके। भले ही अभी भी उसने अपने आई कांटेक्ट को उस इंसान के साथ ब्रेक नहीं किया था, लेकिन दूसरी तरफ उस इंसान के नज़र हल्के से उस तरफ गई जहाँ पे लान वांगजी ने अपने दूसरे हाथ को रखा हुआ था। और यहाँ पे उस इंसान ने अपने मुँह से शब्दों को बाहर निकालते हुए बोला, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे लटके हुए एक तो तुम खुद भी मरोगे और ऊपर से मुझे भी मार डालोगे। कोशिश करो कि ऊपर आ जाओ, क्योंकि मेरा हाथ दर्द करने लगा है। क्या तुमने खुद को एक फ्लावर की तरह समझा हुआ है, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड समझ रहे हो और अभी भी मेरे हाथ के सहारे नीचे लटक रहे हो? ऊपर आने की कोशिश करो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लान वांगजी इस सेंटेंस को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, या ये कहो कि उसको उसकी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी कि हाँ मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस मुझे देखते जाओ और अगर तुमने फ्लो में मेरा हाथ छोड़ दिया तो ये ना ही हैंडसम फेस रहेगा और ना ही ये हैंडसम पर्सन। ये सारी लाइंस तब विंग ने बोली थी जब लान वांगजी ने उसको गिरते हुए बचाया था, और आज विंग ने ही लान वांगजी को गिरते हुए बचाया था। फाइनली अपने आंखों से एक आंसू को गिराते हुए लान वांगजी कोशिश करने लगा ऊपर आने की, और जैसे ही वो ऊपर आया उसने सामने जो इंसान था यानी कि जो विंग था उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी जो उसको थोड़ा सा वियर्ड लग रही थी, और वो ये कि विंग आखिरकार इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। लान वांगजी और विंग ने कम से कम 2 मिनट तक एक दूसरे को बहुत टाइटली हक किया, जहाँ पे लान वांगजी अपने ही कसमकस में था और विंग अपनी आंखों को बंद किए हुए लान वांगजी को अपने आर्म्स में लिए हुए बस उसकी प्रेजेंस महसूस कर रहा था। लान वांगजी ने हक को ब्रेक करते हुए वहाँ पे विंग के आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो आज शादी हो चुकी थी ना? लान वांगजी के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद विंग ने बहुत ही इनोसेंटली अपने सर को हिलाया लेफ्ट राइट, यानी कि ना में। हाँ, वांग लिंगजियाओ और विंग की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो कैसे नहीं हुई ये जानने के लिए हम एक फ्लैशबैक में चलते हैं। सुबह जब 9:30 बजे करीबन सभी लोग कोर्ट में पहुंच चुके थे, तभी विंग महसूस करता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, लेकिन नहीं हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी नहीं हैं। यहाँ पे
विंग सभी से पूछता है कि लान वांग जी कहाँ पे हैं, तो तभी मैडम ही उसको कुछ एक्सक्यूज़ दे देती हैं, लेकिन फिर भी विंग का मन नहीं मान रहा था। लेकिन टाइम जैसे जैसे निकल रहा था, उनका टाइम होते जा रहा था, उनकी जो मैरिज सर्टिफिकेट थे उनमें उनके सिग्नेचर्स होने की, और साथ ही साथ यहाँ पे वांग लिंगजाओ के पेरेंट्स भी पहले से ही प्रेजेंट थे, इसलिए कोई ज़्यादा डिले भी नहीं होने वाला था। दोनों ने ही पूरी की पूरी तैयारियां कर ली थी, जो कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पहले से ही था, इसलिए उनका फर्स्ट नंबर था। और यहाँ पे उन दोनों के ही नाम को अनाउंस करके अब वहाँ पे बुला लिया गया, जहाँ पे उन लोगों की शादी रजिस्टर होने वाली थी। दोनों के ही सामने उस फॉर्म को रख दिया गया जिसमें उनके सिग्नेचर होने थे, और साथ ही साथ आज के बाद वो पति पत्नी में बन जाते, यानी कि ऑफिशियली मैरिड कपल बन जाते, उसमें उन्हें सिग्नेचर करने थे। यहाँ पे वांग लिंगजाओ ने खुशी खुशी सिग्नेचर तो कर लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ विंग था जो कि अभी भी इसी कसमकस में था कि लान वांग जी कहाँ हैं, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों एक ऐसी महसूस मतलब एक फीलिंग ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कि यहाँ पे उसका होना भी ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए अभी ये भी ज़रूरी था कि उसकी शादी हो जाए। विंग ने भी अपने हाथ में पेन को लिया, उस जगह पे अपने हाथ को रखा जहाँ पे उसके सिग्नेचर होने थे, लेकिन उसके हाथ उसका साथ ही नहीं दे पा रहे थे। लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट निकल चुके थे, अभी तक विंग ने सिग्नेचर नहीं किया था। तो वांग लिंगजाओ उसको फोर्स करने लगी थी कि अब उससे सिग्नेचर कर लेना चाहिए। यहाँ पे वांग लिंगजाओ की बात को मानते हुए विंग जैसे ही आगे प्रोसेस करता, वैसे ही उसके सर में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। उसने पेन को वहीं पे रख दिया और वहाँ से बाहर आ चुका था, यानी कि कोर्ट रूम से बाहर आते हुए वो अपने आप में ही बहुत हैवी सी सांसें लेने लगा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वांग लिंगजाओ के साथ साथ सभी लोग यहाँ पे बाहर आ चुके थे, तो तभी वांग लिंगजाओ विंग से चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिरकार उसने सिग्नेचर क्यों नहीं किए। तो विंग उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर करते हुए बोलता है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो तभी वांग लिंगजाओ उसको पूछती है, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है? हम दोनों कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, हम दोनों की शादी बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगी और तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो तभी विंग उसको बहुत कामली आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस शादी से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं और मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो तभी वांग लिंगजाओ विंग से बोलती है कि समझने की कोशिश तो तुम करो, मैं एक लड़की हूँ, तुम इस तरीके से बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे बाद मुझसे शादी कौन करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए विंग कहीं ना कहीं एक गिल्टी फील करने लगा था कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी खुद की फीलिंग्स का क्या आज एक बीटीनेस के चलते, एक दया भाव के चलते वो शादी कर लेगा तो क्या लाइफ टाइम वो खुश रह पाएगा? क्योंकि अभी विंग कम्प्लीटली ये महसूस कर चुका था कि जो जगह उसकी लाइफ में लान वांग जी की है वो वांग लिंगजाओ की नहीं है। हालांकि वांग लिंगजाओ उसकी फियांसे है, उसकी गर्लफ्रेंड है और कुछ टाइम पहले तक वो उसी से प्यार करता था, लेकिन इस वक्त उसको कम्प्लीटली ये रियलाइज़ हो चुका है कि जब से लान वांग जी उसकी लाइफ में आया है, वांग लिंगजाओ का उसकी लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। हालांकि उसको अच्छे से पता था कि ये चीज़ जो भी है वो वांग लिंगजाओ के साथ एकदम चीटिंग वाली चीज़ है, कि उसने उसके साथ चीटिंग की है, उसके होते हुए किसी और के साथ वो ऐसी चीज़ें सोच भी कैसे सकता है। लेकिन सच यही था कि इस वक्त विंग वांग लिंगजाओ से अगर शादी कर रहा था तो वो बस फोर्स वांग लिंगजाओ के एंड से जो एक्शंस आ रहे थे उसके प्रेशर की वजह से उसने यहाँ पे शादी के लिए हाँ तो बोल दी थी, लेकिन अब अपने आप को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पा रहा था। वांग लिंगजाओ विंग को बोलती है कि तुम्हें आज के आज ही शादी करनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी दोबारा कदम तक नहीं रखूँगी। वांग लिंगजाओ को लगा कि शायद ऐसा बोल देने के बाद विंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, उसे ब्लैकमेल करना आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सच भी था। वांग लिंगजाओ के मुंह से ये बात सुनते ही विंग को पता नहीं क्यों एक खुद से ही गिल्टीनेस फील होने लगा था, जिसे उसने खुद से ही नाम दे दिया था कि हो सकता है वो अनसिक्योर हो रहा है, हो सकता है कि वो वांग लिंगजाओ को खोने से डर रहा है। इसलिए उसने अपने आप को समझाते हुए फिर से डिसीजन लिया कि ठीक है, वो कोर्ट रूम के अंदर जाएगा और शादी का जो फॉर्म है, मैरिज जो सर्टिफिकेट है, उसमें सिग्नेचर करेगा। इसलिए अपने कदमों को उसने बिना कुछ कहे ही जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे एक बड़ा स्कैन हो चुका था, और वो ये था कि विंग यहाँ पे बेहोश हो चुका था। विंग जैसे ही फेंट हुआ था वैसे ही सभी लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके थे। सभी लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं रहा था, इसलिए इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही साथ
यहाँ पे ये भी कोर्ट में इत्तला करवा दिया गया कि शादी अगर हुई तो कुछ टाइम के बाद होगी, क्योंकि इस वक्त जिसकी शादी होनी है वो हॉस्पिटल जा रहा है। जैसे ही विंग हॉस्पिटल पहुंचता है तो तभी उसके चेकअप्स होना स्टार्ट हो चुके थे, और इसके दौरान यहाँ पे डॉक्टर्स को पता चलता है कि विंग अपने माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो ज़बरदस्ती भी कर रहा था, बहुत स्ट्रेस में भी है, इसलिए वो फेंट हो गया है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, वो बहुत जल्दी ही होश में भी आ जाएगा। लेकिन वो जल्दी कब थी ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि विंग को होश आने में लगभग 3 घंटे लग चुके थे। हाँ, विंग 3 घंटे के बाद होश में आया था, और जैसे ही होश में आया था उसने अपने सामने डायरेक्टली वांग लिंगजाओ को देखा था, और उसे देखने के बाद विंग का जो पारा था इतना चढ़ चुका था कि शायद वांग लिंगजाओ अब उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। हाँ, विंग के होश में आने के बाद विंग को सब कुछ याद आ चुका था। इवन उसको वो भी याद था कि कैसे वांग लिंगजाओ ने इस 1 महीने में उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इसके लिए वो वांग लिंगजाओ से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, लेकिन वांग लिंगजाओ के साथ वो कुछ कर पाता या उससे कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसको और एक और रियलिटी हिट कर चुकी थी कि यहाँ पे लान वांगजी नहीं है। और जैसे कि वो महसूस कर पा रहा था कि लान वांगजी उससे प्यार करता है, वो भी उससे प्यार करता है, उन दोनों के ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर और इनोसेंट है। लेकिन यहाँ पे आज उसकी और वांग लिंगजाओ की शादी से कहीं ना कहीं लान वांगजी बहुत ज़्यादा टूटा होगा। इसलिए इस वक्त वांग लिंगजाओ पे ध्यान देने से अच्छा है कि वो इस वक्त लान वांगजी पे ध्यान दे। जैसे ही विंग होश में आता है, वैसे ही विंग के मुंह से लान वांगजी का नाम सुन के कहीं ना कहीं सभी के मन में एक होप जाग उठी थी, और कहीं ना कहीं वांग लिंगजाओ की सिटी पिटी गुम होने लगी थी। यहाँ पे सभी लोगों को कुछ ही टाइम के बाद पता चल चुका था कि हाँ, विंग को सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन विंग को यहाँ पे लान वांगजी नहीं दिख रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था। और साथ ही साथ उसने जेन चेंग को ये भी बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाया जाए और इस लड़की को जल्दी से जल्दी जेल में डाल दिया जाए। यहाँ पे वांग लिंगजाओ विंग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी ना किया जाए, लेकिन विंग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने घर की तरफ निकल चुका था। घर जाते ही उसने अपनी कार कीज ली और डायरेक्टली लान वांगजी के घर की तरफ अपने रुख को मोड़ दिया। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने देखा कि उसका घर एकदम खाली है। उसके तो दरवाजे तक खुले नहीं हैं। यहाँ पे आने में उसे लगभग 3 घंटे लग चुके थे, लेकिन इससे भी बुरी बात थी कि अब जाके उसे महसूस हुआ था कि लान वांगजी कहाँ हो सकता है, क्योंकि अगर वो लान वांगजी की जगह होता तो ऑफकोर्स सी बात है वो भी वहीं पे जाता है जहाँ पे वो सबसे पहले मिले थे। एक ऐसी यादों में जाना चाहता जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उसे और अपने प्यार को महसूस कर सके। ये चीज़ वो पहले क्यों नहीं रियलाइज़ कर पाया। इसलिए विंग ने अपनी कार को टर्न किया और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ उसने कार को चलाना स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वो स्पीड को बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसको चीज़ याद आ रही थी कि उस दिन भी अगर वो कार की स्पीड थोड़ा ज़्यादा नहीं करता तो शायद वो सब कुछ नहीं होता। इसलिए उसने कार की स्पीड फिर से मैनेज कर ली थी, लेकिन कार को स्लो चलाने के चक्कर में वो ये भूल चुका था कि उसे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। लगभग 3 घंटे फिर से उसे वापस से अपनी सिटी में आने के लिए लगे थे, और साथ ही साथ सिटी से सेकंड डायरेक्शन में उसका वो दाफान वैली पड़ता था, इसलिए 1 घंटा उसे वहाँ पे जाने के लिए भी लगा था। और वहाँ पे जाने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा उसे दाफान वैली में चढ़ाई करने के लिए भी लगा था। यहाँ पे आते आते उसे भी रात हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि क्या उसने एक सही टर्न लिया है या नहीं, क्या लान वांगजी यहीं पे उसे मिलेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे लान वांगजी और वो पहली बार मिले थे, उसे महसूस होता है कि हाँ, जिसके लिए वो इतनी जगह घूमा फाइनली वो उसे मिल चुका है। लेकिन इससे पहले एक और स्कैन हो चुका था कि लान वांगजी अपने पैर से फिसल चुका था और अपने बैलेंस को खोते हुए ऑलमोस्ट वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी विंग बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके पास जाके उसके हाथ को थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और यहाँ पे ये फ्लैशबैक यहीं पे बंद होता है। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से क्वेश्चन कर ही रहे थे कि तभी लान वांगजी जैसे ही खड़ा था, विंग अपने नीज पे आते हुए लान वांगजी की बैली पे किस करते हुए वहाँ पे कुछ बोलना स्टार्ट करता है। लान वांगजी को नहीं पता चला कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो तभी विंग बोलना स्टार्ट करता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है मेरी वजह से तुम और तुम्हारे डाडा
दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो, बट आई प्रॉमिस कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारे डैड, तुम्हारे डाडा और तुम्हें दोनों को बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। इसी के साथ जैसे ही विंग उसकी बैली के पास जाके बातें कर ही रहा था कि लानवांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि लानवांग जी को नहीं पता था कि आखिरकार विंग को ये कैसे पता चला। लानवांग जी ने विंग से बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछा कि आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है पिछले 1 महीने से ना मैं अच्छे से खा पा रहा हूँ, ना ही मैं अपने इमोशंस को जाहिर कर पा रहा हूँ, और साथ ही साथ कभी कभार तो मुझे इतना अजीब सा फील होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे सोना है, उठना है, क्या करना है। कभी कभार मुझे डिजीनेस फील होता है और मॉर्निंग सिकनेस तो इतनी है कि मुझे उठने का मन ही नहीं करता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं? खैर, डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि हो सकता है कि मेरा पार्टनर प्रेग्नेंट हो, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं था कि मेरे पास भी एक पार्टनर है जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज मुझे याद है। और साथ ही साथ तुमने जिस वक्त यहाँ से गिरे थे उस वक्त खुद को बचाने से पहले अपने बैली पे हाथ रखा था, और मैं श्योर हो चुका हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे लानवांग जी जैसे ही विंग के मुँह से सुनता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो वो थोड़ा सा ब्लश करने लगा था, और विंग महसूस कर चुका था कि लानवांग जी थोड़ा सा शर्माया था। लानवांग जी को इसी तरीके से खड़े देख उसने लानवांग जी को खींचते हुए अपने लेवल पे ही बैठा दिया, और उसके बाद पूछा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तो तब लानवांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, मुझे पहले पता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर तुम्हें बताता, या फिर मैडम जी को ज़रूर बताता। एक्चुअल में आज जब मैं घर से निकला था उसके बाद मैं सीधे चर्च गया था, और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं जब चर्च से बाहर आया तो मैं चर्च के बाहर फेंट हो चुका था, और वहाँ के लोगों ने मुझे पास के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे नहीं पता था कि तब मुझे क्या करना था। उस वक्त मुझे मेरे घर जाने का भी मूड नहीं था, और इस वक्त मैं बस यहीं पे आना चाहता था और फील करना चाहता था उस वक्त को, उस पल को जिस वक्त तुम और मैं पहली बार मिले थे। इसलिए डायरेक्टली मैं यहीं पे आ चुका था। मैं अगर तुम्हारे घर भी जाता तो भी मुझे शायद तुम और वांग लिंगजाओ ही दोनों एक साथ दिखते, इसलिए इस सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आया। लानवांग जी की इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं विंग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा था कि उसकी वजह से लानवांग जी को कितना कुछ सफ़र करना पड़ा है। उसने लानवांग जी को खींचते हुए अपने पास खींचा और बहुत टाइटली उसको हक करते हुए उसके बैक को रब करते हुए बोला, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और साथ ही साथ मैं अपने बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। आखिरकार मैं बहुत जल्दी डैड बनने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे जब लानवांग जी और विंग दोनों ही एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा हक शेयर कर रहे थे, तभी लानवांग जी विंग से बोलता है, विंग मुझे शादी करनी है। विंग ने जैसे ही लानवांग जी के मुंह से ये सुना तो उसने अपने इस हक को ब्रेक किया, और उसके बाद लानवांग जी के चीक्स को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें शादी करनी है, या फिर तुम ये सब कुछ अनसिक्योरिटी की वजह से बोल रहे हो? तो तभी लानवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे शादी करनी है। तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा हर एक फैसला मंजूर है, तुम कुछ भी कहो, मैं हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और शादी तो मैं खुद भी करना चाहता हूँ। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।
चलो फाइनली मुझे खुशी इस बात की है कि विंग की याददाश्त वापस आ चुकी है और ये दोनों ही शादी करने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन अभी इनकी शादी कराने का टाइम नहीं है। इसलिए आज की इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।